और अब हमारे बीच खास मेहमान पहुंच चुके हैं। हमारे जो अगले मेहमान हैं उनके बारे में मैं एक शायरी के साथ शुरुआत करती हूँ। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापस आऊँगा। ये बात महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने विधानसभा में कही थी। आज महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है और महाराष्ट्र में सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले आप दूसरे नेता रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे देवेंद्र फडणवीस जी का। देवेंद्र फडणवीस आज महाराष्ट्र में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। जमीनी स्तर के कार्यकर्ता से राजनीति शुरू करके आप महाराष्ट्र की राजनीति के शीर्ष पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आप बेहद भरोसेमंद हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कॉलेज के दिनों से ही आप एबीवीपी के सक्रिय सदस्य थे। आरएसएस से आपका विशेष जुड़ाव रहा है। आप केवल 22 साल की उम्र में नागपुर नगर निगम के मेयर बने। 1999 में पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक बने और इसके बाद आपकी जीत का सिलसिला लगातार जारी रहा। 2013 में आपको महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। आपके नेतृत्व में ही बीजेपी ने महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत हासिल किया और 2014 में मात्र 44 साल की उम्र में आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने वाले आप दूसरे नेता रहे। 2019 में आप फिर से मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद विधानसभा में आपने बोलते हुए कहा था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौटकर वापस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौटकर वापस आऊंगा। आपने अपनी बात को साबित किया और फिर से महाराष्ट्र में जून 2022 में बीजेपी की गठबंधन की सरकार बनाने में कामयाब रहे। देवेंद्र जी फडणवीस, आप एक समर्पित और अनुशासित कार्यकर्ता की तरह पार्टी फैसलों के मुताबिक इस बार उप मुख्यमंत्री बने। ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून आपने कानून और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। आपने बजट पर एक किताब भी लिखी है। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए देवेंद्र फडणवीस जी का। मैं अपने सहयोगी अनंत त्यागी से दरख्वास्त करूंगी कि वो देवेंद्र फडणवीस जी को मंच पर लेकर आएं। मित्रांनो, फरक लक्षात आलाय का? जेव्हा एखादा नेता मुलाखत देण्यासाठी मराठी वृत्तवाहिनीच्या एखाद्या पत्रकारासमोर बसतो आणि एखादा नेता मुलाखत देण्यासाठी एखाद्या हिंदी वृत्तवाहिनीच्या पत्रकारासमोर बसतो, तेव्हा या दोन्ही पत्रकार आणि वृत्तवाहिन्यांमधला मुख्य फरक हा आहे की मराठी पत्रकार हे फक्त आपल्या आवडत्या नेत्यांचंच, आवडत्या अर्थात ज्यांच्याकडून पाकिट मिळालेलं आहे अशा नेत्यांचंच वारेमाप कौतुक करतात आणि इतर नेत्यांना मुद्दाम खोचक असे प्रश्न विचारतात। हिंदी भाषिक पत्रकार जो कोणी मुलाखत देणार आहे त्याचा यथोचित सन्मान करतात। देवेंद्र फडणवीस यांची अख्खी कारकीर्द अगोदर सांगून मग त्यांना प्रश्न विचारले गेले। देवेंद्र फडणवीस हे एक निष्णात वकील आहेत, शिवाय सर्वात कमी वयाचे महापौर होण्याचा मान त्यांना लाभलेला आहे। सर्वात कमी वयाचे दुसरे मुख्यमंत्री होण्याचा मान त्यांना लाभलेला आहे। अशा गोष्टी सांगितल्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांची उंची लगेच लक्षात येते। या गोष्टी मराठी पत्रकारांना, पाकिट पत्रकारांना माहिती आहेत। त्यामुळे हे HMV कुत्रकार कधीही तुम्हाला देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दलची माहिती देताना आढळणार नाहीत। मात्र देवेंद्र फडणवीस अडचणीत कसे सापडतील, कोंडीत कसे पकडले जातील यासाठीच हे मराठी कुत्रकार प्रश्न विचारतात। पण देवा भाऊ आपल्या उत्तरांनी त्यांना सुद्धा उघड नागड करून टाकतात। या हिंदी वृत्तवाहिनीच्या मुलाखतीमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांना अडचणीचे प्रश्न देखील विचारले गेले, मात्र ते विचारण्यामागची भावना
वेगळी होती ते विचारण्यामागची भावना अशी होती की त्यांना खरंच जाणून घ्यायचं होतं की वस्तुस्थिती काय आहे, सत्य परिस्थिती काय आहे. आपल्याकडच्या पाकिट पत्रकारांना फक्त आणि फक्त शरद पवार यांची तुतारी वाजवायची आहे आणि उबाठाची चाकरी करायची आहे. म्हणून मुद्दाम मुख्य प्रश्नांना बगल देऊन नको ते प्रश्न विचारण्यातच आपले कुत्रकार धन्यता मानतात. मित्रांनो, देवेंद्र फडणवीस यांच्या आजच्या ह्या जोरदार मुलाखतीला सुरुवात करण्या अगोदर एक छोटीशी विनंती. आधी हा व्हिडिओ प्लीज नीट बघा. हिंदू धर्म, शास्त्र, संस्कार, संस्कृती आणि नीती जपण्यासाठी, पुढील पिढीला देण्यासाठी धर्माचा प्रसार आणि प्रचार करणारा मंच हिंदू प्रपंच. प्रपंच परिवाराने हिंदू प्रपंच हे नवकोरं युट्यूब चॅनल चालू केलेलं आहे, ज्यावरून हिंदू धर्म, शास्त्र, नीती, संस्कार, संस्कृती यांबद्दलचे शास्त्रीय आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर आधारित सुंदर असे व्हिडिओज सादर केलेले आहेत. या चॅनलच्या लिंकला क्लिक करा, चॅनलवरील व्हिडिओज बघा, लाईक करा आणि आपल्या मित्रपरिचितांमध्ये भरपूर प्रमाणात शेअर सुद्धा करा. आपली एकजूट हेच आपलं अस्तित्व, आपलं धर्म आणि शास्त्र आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. पुढच्या पिढीपर्यंत ते यथोचित पोहोचवणं हे आपलं आद्य कर्तव्य आहे, नैतिक जबाबदारी आहे. म्हणूनच कळकळीची विनंती आहे, हिंदू प्रपंच या युट्यूब चॅनलच्या उपक्रमामध्ये सहभागी व्हा आणि इतरांना सुद्धा सहभागी करून घ्या. अजून जर महाप्रपंच या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा. सोबतच बेल आयकॉन सुद्धा प्रेस करा, म्हणजे राजकीय विश्लेषणाचे आमचे नवनवे व्हिडिओज सगळ्यात अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. आता बघूया देवेंद्र फडणवीस यांनी बदलापूर एन्काउंटर या प्रकरणापासून महाविकास आघाडीचाच कसा एन्काउंटर केलेला आहे. बहुत शुक्रिया सर आपका जी न्यूज़ के इस मंच पर आने का. और अब तक आप लोगों ने मनोज मुंतशिर को सुना, जो कि ह्यूमन इमोशंस को ज़्यादा समझते हैं, अपने शब्दों से बताते हैं. आज हमारे साथ वो व्यक्ति हैं मंच पर जो कि पॉलिटिकल इमोशंस के भी माहिर हैं. हमारी जो थीम है सर, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके पीछे जी मीडिया का विजन ये है कि जब संघीय ढांचे के तहत राज्य सरकारें और केंद्र सरकार एक सूत्र में आगे चलती है तो देश का विकास संभव हो पाता है, शीघ्र हो पाता है. आप चूंकि इस ढांचे का अभिन्न अंग रहे हैं, एक परसेप्शन जो पब्लिक डोमेन में है वो ये है कि जिस राज्य में उस पार्टी की सरकार नहीं जो केंद्र में है, उसके साथ सामंजस्य स्थापित बहुत बेहतर नहीं हो पाता. तो क्या ये पब्लिक परसेप्शन ही है, या ऐसा होता है कि जहां विपक्ष की सरकारें राज्य में होती हैं, केंद्र को उनका सहयोग या उनका केंद्र को सहयोग नहीं मिल पाता? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ. मूल रूप से अगर आप देखें तो जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ये दो चीज़ों पर बहुत बल दिया है. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का अर्थ यह है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों के साथ न्याय करे, सभी राज्यों को मदद करे, और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के तहत हमारे जो राज्य है एक दूसरे के साथ बहुत ही स्वस्थ इस प्रकार की स्पर्धा करे, एक हेल्दी कंपटीशन करे. हाँ, ये ज़रूर देखा है कि प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का लाभ तो सारे राज्य लेते हैं, लेकिन जो विपक्ष के राज्य है वो कई बार कटाक्ष करते हैं, कई बार गलत बयानी करते हैं. तो मुझे लगता है कि इसमें एक पॉलिटिकल अभिनिवेश बहुत ज़्यादा है. लेकिन जहाँ तक केंद्र सरकार का सवाल है, केंद्र सरकार ने हमेशा नीतिगत फैसले लिए, व्यक्तिगत फैसले नहीं लिए, किसी एक राज्य विशेष को सामने रखकर नहीं लिए. तो एक नीति बनती है कि केंद्र के टैक्सेस में किसकी हिस्सेदारी कितनी होगी, जो कमीशन तय करता है उसी हिसाब से हिस्सेदारी मिलती है. मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ये दोनों स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे हैं. एक शब्द बड़ा प्रचलित है सर महाराष्ट्र में, बदलापुर. दो कॉन्टेक्स्ट में, एक जो बदलापुर में दुखद घटना हुई वो, और दूसरा पॉलिटिकल बदला, नॉट इन दैट सेंस बट इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर. क्या देवेंद्र फडणवीस मानते हैं कि उसी तर्ज पर इस वक्त महाराष्ट्र आगे चल रहा है? क्योंकि पहली दफा है जब राज्य के अंदर दो शिवसेनाएं हैं, दो एनसीपी हैं. देखिए, मैं पहली बात तो ये मानता हूँ कि जहाँ तक राजनीति का सवाल है तो इसमें बदले का कोई स्थान नहीं है. ये पॉलिटिकल सिचुएशन तय करती है कि क्या होगा. और दो शिवसेना क्यों है और दो राष्ट्रवादी कांग्रेस क्यों है, इसका जवाब शरद पवार जी दे सकते हैं और उद्धव ठाकरे जी दे सकते हैं. क्योंकि देखिए, ये
जो परिवार से संचालित पार्टियां होती है, इन पार्टियों में अक्सर एक लीगेसी का झगड़ा होता है, और आप जब नेचुरल लीगेसी को दूर करते हैं तो वो झगड़ा आगे बढ़ता है। ये पहली बार नहीं हुआ है, शिवसेना में इससे पहले भी हुआ है, जब राज ठाकरे अलग हुए उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई। तो अगर हम एनसीपी की बात करें तो जिस समय अजीत पवार जी के ध्यान में आया कि इतने सालों की मेहनत के बाद भी लीगेसी सुप्रिया सुळे जी को ही ट्रांसफ़र होगी, मुझे नहीं होगी, और मुझे एक प्रकार से काटा जा रहा है, तो उन्होंने अपना फैसला लिया, वो अलग हुए। ऐसे ही शिवसेना में भी जिस समय ये तय हो गया कि लीगेसी टू बी पास्ड ऑन टू आदित्य ठाकरे, उससे शिवसेना नहीं टूटी, वो तो ठीक है। शिवसेना का टूटने का कारण ये था कि आदित्य जी को लीगेसी देने के लिए जब बाकी लोगों के पर काटने शुरू हुए, और उसमें एकनाथ शिंदे जी जैसा व्यक्ति जिसने 2019 में आपकी पार्टी का चुनाव सब तरीके से लड़ा, फेस तो आप थे लेकिन पीछे तो वही थे, ऐसे व्यक्ति को पुश टू द वॉल ऐसा करना कि उनके सामने कोई विकल्प ही नहीं बचे, और साथ में जिस प्रकार से कुर्सी के लिए उद्धव जी ने अलायंस किया, उस अलायंस के चलते एकनाथ शिंदे जी और उनके जैसे जो शिवसैनिक है वो असमंजस में पड़ गए कि एक और हमको काटा जा रहा है, हमको समाप्त किया जा रहा है, और दूसरी ओर हम तो बाला साहब जी के हिंदुत्व पर लड़े, और हिंदुत्व से ही अगर किनारा कर लिया गया तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर हम वोट क्या मांगेंगे, किससे मांगेंगे, कैसे मांगेंगे, और इसी के चलते ये पार्टी भी अलग हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो पार्टियाँ टूटी है वो एक प्रकार से आंतरिक संघर्ष के कारण ये पार्टियाँ टूटी है। टूटो हुओं को आपने अपने साथ मिला लिया, लेकिन क्या अजित पवार का आपके साथ आना चुनाव में नुकसानदेह साबित हुआ आपके लिए? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नुकसानदेह साबित हुआ। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे अपेक्षाकृत उसमें हमको फ़ायदा नहीं मिला, और उसका कारण भी है। जब उसका पोस्टपोन एनालिसिस में करता हूँ तो शिंदे जी जब हमारे साथ आए और शिवसेना आई तो हमारे नेचुरल एलाय थे, उनके साथ एक प्रकार का हमारा इमोशनल नाता था, आइडियोलॉजिकल नाता था, इसलिए उसका कन्वर्शन आसान था। और जब हमारे साथ अजीत पवार जी आए तो इमोशनल कनेक्ट नहीं था, ये तो एक पॉलिटिकल कनेक्ट था। तो उनके लिए भी उनकी पार्टी को एस्टेब्लिश करना, 2 एनसीपी में से अपने वोटों को चिन्हित करना, और चिन्हित करके उन वोटों को हमको ट्रांसफ़र करना एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था। मुझे लगता है कि लोकसभा में वो अपने वोटों को चिन्हित कर पाए और कुछ प्रमाण में हमको ट्रांसफ़र कर पाए, लेकिन विधानसभा में चिन्हित वोटों को वो हमको ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि लोकसभा में उनका जितना फ़ायदा हुआ उससे ज़्यादा फ़ायदा हमको उनकी अलायंस का विधानसभा के चुनाव में होगा। क्या देवेंद्र फडणवीस अपनी निजी क्षमता में मानते हैं कि अजित पवार के ऊपर घोटाले के आरोपों को लेकर जो आप पहले हमलावर रहे हैं और अब हाथ में हाथ पकड़ के चुनाव में साथ आए हैं, इन दोनों तस्वीरों के बीच में जो वोटर है उसको मैच दिखाई नहीं पड़ा? कुछ हद तक तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि केवल अजित पवार ही नहीं, एनसीपी एज अ पार्टी, इसके खिलाफ हम लोगों ने बहुत बड़ा मोर्चा चलाया है, क्योंकि हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे कि अभी हैं सर? अभी उन्होंने भी अपनी आइडियोलॉजी थोड़ी, देखिए ये तो माफ़ कीजिएगा, मैं अजित पवार जी की भी माफ़ी मांगकर कहता हूँ कि परिवारवादी पार्टियाँ जो होती है उसकी कोई अपनी बहुत बड़ी आइडियोलॉजी तो होती नहीं है, ये तो व्यक्ति केंद्रित पार्टियाँ होती है। तो मुझे लगता है कि अजित पवार इज़ अ स्मार्ट पॉलिटिशियन, उनको ये पता है कि इस अलायंस को सूट करने वाली जो नीतियाँ है वो नीतियाँ वो लेंगे तो हमारे वोट ज़्यादा उनको ट्रांसफ़र होंगे। तो आपने उनका बदलाव देखा होगा, उन्होंने ऐसा नहीं कि खुद की कोर आइडियोलॉजी छोड़ दी, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी को सूट हो इस प्रकार की भूमिकाएं उन्होंने ली है, इसलिए मुझे लगता है कि हम उनको वोट दे पाएंगे। महायुति का लोकसभा में जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा सर, विधानसभा में स्ट्रक्चर क्या वही रहने वाला है या कुछ बदलाव होगा? देखिए, कोई बहुत बदलाव तो नहीं आने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है,
अभी अगर लोकसभा में भी आप ले लीजिए तो भले ही हमारी सीटें कम आई है, लेकिन उसको जब विधानसभा में हम परिवर्तित करते हैं तब भी विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटों पर बीजेपी आ गई है। तो इसलिए महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है ही, तो बीजेपी रहेगी। और हमारे दोनों जो पार्टनर्स हैं उनको उनकी क्षमता के अनुसार और जिसको हम कह सकते हैं सम्मान के साथ हम लोग उनके साथ सीट शेयरिंग करेंगे। लेकिन इसकी पैरेलल थियरी ये है, आपने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, पैरेलल थियरी ये है सर कि लोकसभा में इस गठबंधन में सबसे कम स्ट्राइक रेट अगर किसी का रहा, जितनी सीटें लड़ी और जितनी सीटें जीती वो बीजेपी का रहा है। देखिए, स्ट्राइक रेट ये केवल एक मायने नहीं हो सकते। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि आपने एक बॉल में 4 रन निकाले और दूसरे बॉल पर आप आउट हो गए, तब भी आपका स्ट्राइक रेट 200 का होता है, इट इज़ 200 स्ट्राइक रेट। और कोई व्यक्ति 50 रन बनाकर भी 100 उसका स्ट्राइक रेट होता है। तो स्ट्राइक रेट एक है महत्वपूर्ण चीज़, पर वो सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। आप इस बात को देखिए कि जब आप लोकसभा का विश्लेषण करते हैं तो 12 सीटें बीजेपी की ऐसी है, 12 जिसमें 3 से 4,000 का अंतर है। 3% से कम वोटों से हम हारे, 4,000, 6,000, 8,000 ऐसे वोटों से हम हारे हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर हमारी ताकत कम नहीं हुई। आज देखिए, अगर हम महाविकास आघाड़ी और एनडीए का विचार करें तो महाविकास आघाड़ी को 43.9% है, हमको 43.6% है। उनको 2.5 करोड़ वोट है, 2 करोड़ 50 लाख, हमको 2 करोड़ 48 लाख, सिर्फ 2 लाख वोट उनको हमसे ज़्यादा मिले। लेकिन पॉलिटिकल अर्थमेटिक जो है वो पोलराइजेशन का पॉलिटिकल अर्थमेटिक होने के कारण उनको सीटें ज़्यादा मिली है। पोलराइजेशन का अर्थमेटिक, देखिए 2 चीज़ें इस चुनाव में देखने को मिली। एक बड़ा ही गलत और झूठा नैरेटिव फैलाया गया कि बीजेपी की 400 सीटें आएगी तो ये संविधान को बदलेंगे, रिजर्वेशन को समाप्त करेंगे। और जब ये नैरेटिव पेनिट्रेट हो रहा था तो हम लोगों ने उसको महसूस नहीं किया, या हम लोगों ने उसको अंडरमाइन किया, अंडर एस्टिमेट किया। क्योंकि 14 में भी इसको चलाने की कोशिश हुई थी, 19 में भी हुई थी। तो हम लोग ये समझते थे कि जब 14 में नहीं चला, 19 में नहीं चला, तो ये झूठ 24 में क्यों चलेगा। तो उसको जितनी ताकत के साथ रिफ्यूट करना चाहिए था, मुकाबला करना चाहिए था, उस नैरेटिव के खिलाफ काउंटर नैरेटिव खड़ा करना चाहिए था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों ने वो नहीं किया। तो उससे एक भयंकर पोलराइजेशन हमारे खिलाफ विशेष रूप से SC STs में हुआ। जो लोग आज ये मानते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, जो आज ये समझते हैं, और जिस दिन राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाकर ये कह दिया कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, तब से तो ये सारे लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो आज वो प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, एक प्रकार से माइनॉरिटीज़ में जिस प्रकार का एक संवाद रोपित किया गया था, जो करो या मरो, अपने अस्तित्व की लड़ाई है, तो उसके चलते इस चुनाव में एक वोट जिहाद भी हमको देखने को मिला। और मैं उसको उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ कि धुले जैसी सीट पर हमारे यहाँ एक पार्लियामेंट में 6 असेंबली आती है, 6 में से 5 असेंबली में 1,90,000 का लीड हमको था। और केवल मालेगांव सेंट्रल जो माइनॉरिटी बहुल असेंबली है उसमें कांग्रेस को 1,94,000 का लीड मिला, और 5 जगह का हमारा लीड समाप्त होकर 4,000 वोट से हम हारे। तो ये जो एक नैरेटिव डालकर वोट जिहाद भी किया गया, इसका कुछ ना कुछ परिणाम हुआ। लेकिन ये चीज़ें देखिए, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती है, झूठ की उम्र छोटी होती है। तो ये झूठ, उसका पर्दाफाश हमने किया है। इसलिए मुझे लगता है कि विधानसभा में अब इस पोलराइजेशन को करना महाविकास आघाड़ी के लिए संभव नहीं है। अभी तक हमने लव जिहाद सुना था सर, रेल जिहाद हुआ था, फिर वाटर जिहाद हुआ था, अभी वोट जिहाद भी आ गया है। ये वोट जिहाद की परिभाषा महाराष्ट्र में क्या है? देखिए, परिभाषा यही है कि रिवेंज वोटिंग जिसको हम कहते हैं, किसी को जिताने के लिए नहीं, किसी को हराने के लिए वोटिंग करना, इसको कहते हैं। और ये हम लोगों ने महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर देखा। देश और दुनिया से लोग आए। क्या ये धर्म के आधार पर हो रहा है? देखिए, ये तो स्पष्ट है धर्म के आधार पर ही हुआ है। तो आप ये मानते हैं कि जो असदुद्दीन ओवैसी जैसे जो आपकी राजनीतिक मित्र हैं, वो जो परसेप्शन दे रहे हैं वो काम कर रहा है?
देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी हो या और कोई भी हो, ये जिस प्रकार का एक इकोसिस्टम तैयार किया था किसी नेता के हाथ में नहीं था। ये धार्मिक नेताओं ने अपने हाथ में इकोसिस्टम लिया था और धर्मस्थलों से इस इकोसिस्टम को चलाया जा रहा था। और जिस प्रकार से धीरे धीरे नरेटिव, नफरत का नरेटिव, निगेटिव नरेटिव परकोलेट किया गया, उसके चलते मैं ऐसा मानता हूँ माइनॉरिटीज़ और विशेष रूप से मुस्लिम समाज ये बहुत ज़्यादा दिग्भ्रमित इस चुनाव में होता हुआ हमने देखा है। दो शब्दों का इस्तेमाल किया सर आपने, नैरेटिव और इकोसिस्टम। तो नैरेटिव से पहले मैं इकोसिस्टम पर बात करना चाहूंगा। इकोसिस्टम, ये कुछ वक्त पहले हर्ष सांघवी यहाँ पर थे, इसी मंच पर थे, उन्होंने बताया कि जो वहाँ पर गणेश पंडाल में पत्थरबाजी हुई गुजरात के अंदर, वो मस्जिदों से पत्थर फेंके गए। ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र के अंदर भी हम लोगों ने देखी हैं, गणेश उत्सव के दौरान पत्थरबाजी हुई हैं। तो एक कौन सा इकोसिस्टम है जिस इकोसिस्टम को बनाया तो जा रहा है लेकिन सरकार टैकल नहीं कर पा रही है? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि आज हमारी जो अपोजिशन पार्टीज़ है, ये अपोजिशन पार्टीज़ हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकती। कांग्रेस में भी दम नहीं है, किसी अपोजिशन पार्टी में नहीं है कि हमारे साथ मुकाबला करे। आज इनकी जो स्पेस है अपोजिशन की, ये फोर्सेस ने ली है। ये अलग अलग प्रकार के फोर्सेस है जिनमें एनार्किस्ट टेंडेंसीज है, एक अराजक का निर्माण करने का ये प्रयास करते हैं। और मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि इनमें से कई फोर्सेस ऐसे हैं कि जो एनजीओ के नाम पर फॉरेन से फंड लेते हैं और यहाँ पर एक अलग प्रकार से नरेटिव तैयार करने का प्रयास करते हैं। देखिए, कोई पॉजिटिव चीज़ को परकोलेट करना ये बड़ा कठिन होता है, लेकिन हर चीज़ में निगेटिविटी ढूंढना और उसको रोपित करना सबसे आसान काम होता है। एनार्किस्ट यही करते हैं। एनार्किस्ट, आप कोई भी अच्छी चीज़ बताइए। हम लोग मंच से सर सीधा नाम लेकर बात करें तो बेहतर होगा कि ये परसेप्शन या इकोसिस्टम कौन बना रहा है? देखिए, आपके पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेता हैं। देखिए, ये जो भारत जोड़ो नाम का एक संगठन तैयार होते, कोई संगठन नहीं है, जिन्होंने राहुल गांधी की पदयात्रा को मैनेज किया, जिन्होंने राहुल गांधी के नरेटिव को मैनेज किया, ये सारे लोग अलग अलग प्रकार के एनार्किस्ट लोग हैं, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लोग हैं, जिन्होंने मिलकर सारे एनार्किस्ट लोगों का एक संगठन तैयार किया है। वो संगठन ये सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन ये एक बार कर सकते, बार बार नहीं कर सकते। असदुद्दीन ओवैसी संगठन के साथी हैं। अभी अगर भारत जोड़ो के साथ होंगे तो होंगे, हाँ, पर मुझे वो भारत जोड़ो के साथ नहीं दिखे, क्योंकि एलिगेशन ये है कि वो आपकी बी टीम बन के काम कर रहे हैं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का एक अपना अलग इकोसिस्टम है, जो इकोसिस्टम उनको ये पता है कि एक नफरत के आधार पर पोलराइजेशन तैयार करो और उसके आधार पर वोट लो, ये उनकी इकोसिस्टम है। नफरत की जो बात आपने की सर, धारावी का अभी एक उदाहरण आया जहां पर बीएमसी के मुताबिक एक मस्जिद की कुछ मंजिल थी जो अवैध थी, नोटिस दिया गया, पुलिस फोर्स के साथ बीएमसी वहां पहुंची, लेकिन भीड़ तंत्र इतना हावी रहा, लोग रातों रात इतने इकट्ठे हो गए कि प्रशासन को सरेंडर करके वहां से खाली हाथ वापस आना पड़ा। नहीं जी, प्रशासन सरेंडर वरेंडर नहीं करता है, लेकिन ऐसा कार्रवाई करने नहीं, मैं गए बताता थे, हूं। नहीं हुई। ना ना ना, आप बात समझिए। आपने बात जो कही वो बिल्कुल सही है कि ये अवैध इस प्रकार की मस्जिद थी, उसकी कई कंप्लेंट्स थी, कोर्ट के भी ऑर्डर्स थे, इसके चलते उनको एक नोटिस दिया गया और तोड़ने के लिए बीएमसी का दस्ता पहुंचा। एक दिन पहले वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने एक बड़ा व्हाट्सएप कैंपेन चलाया, सुबह कई लोगों को उन्होंने जमा किया, लेकिन महाराष्ट्र में रूल ऑफ द लॉ चलता है, पुलिस भी पूरी तैयारी में थी। वो जो कमेटी के लोग थे उन लोगों ने लिखित में दिया कि हमको 1 हफ्ते का समय दिया जाए, 1 हफ्ते में हम स्वयं इसको तोड़ेंगे। इसी प्रकार से पुणे में जब हुआ, हमने समय दिया, उन्होंने खुद तोड़ा। देखिए, हमको कोई किसी की तोड़फोड़ करने का शौक नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि जो अवैध निर्माण है उसको हम स्वयं तोड़ेंगे, तो हमको ज़बरदस्ती तोड़ना नहीं है, लेकिन जो उन्होंने लिखित में दिया है उसका पालन अगर वो नहीं करेंगे तो कानून का तो पालन हमको करना ही पड़ेगा। सर, 2 चीजें हैं। पहली बात कि अगर अवैध निर्माण हुआ और बीएमसी कार्रवाई कर रही है, सवाल वहां नहीं है।
सवाल यह है कि नियम के तहत अगर प्रशासन कार्रवाई करने पहुंचा, एक समुदाय एक व्हाट्सएप मैसेज के तहत सैकड़ों को इकट्ठा कर लेता है और आपको लिखित आश्वासन पर भरोसा करके वापस आना पड़ता है, तो क्या एक बहुत इजी फॉर्मूला नहीं बन गया कि कोई भी कार्रवाई करने के लिए आए, इकट्ठा हो जाओ, बाद में देखा जाएगा? देखिए, हम लोग एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ये वही इकोसिस्टम है जिसकी आप बात कर रहे थे। हाँ, बात आपकी सही है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में उस समय अगर हम चाहते तो पूरे फोर्स का इस्तेमाल करके उसको तोड़ सकते थे। उसमें हिंसा होती, उसमें लाठीचार्ज होता, उसमें शायद दोनों तरफ से कोई प्रॉब्लम्स तैयार होते। तो जब वो लोग ये लिखकर दे रहे थे कि हम खुद तोड़ने को तैयार है, तो ऐसे समय डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम लोगों ने हमेशा प्रयास करना चाहिए कि शांति के साथ चीज़ें हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर समय लोग जमा कर ले और सरकार पीछे हट जाए, ये नहीं होगा। महाराष्ट्र में अवैध चीज़ों को संख्या के आधार पर अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा तो उसको तोड़ने का काम सरकार करेगी या नहीं करेगी। तो आप ये जी के मन से आप ये कहते हैं कि जो वक्त मांगा गया था धारावी में मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने के लिए, उस तय वक्त में नहीं होता है, तो उसके अगले घंटे बीएमसी और पुलिस वहां पहुंचेगी और डिमोलिश किया जाएगा? बिल्कुल वैसा ही होगा। ये अगले घंटे वगैरह तो मैं नहीं कहता, इस प्रकार के क्लेम नहीं करने चाहिए, लेकिन जैसे उनका वक्त समाप्त होता है तो जो पहली सुविधा होगी लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए वहाँ पर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्पेयर करने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, एक और चर्चा मैं करना चाहूँगा सर, जो आपने बयानबाजी की बात की। अभी एक बयान आपके नेता हैं नीतीश राणे, उन्होंने बयान दिया, बयान आपत्तिजनक था तो मैं इस मंच पर उसको दोहराऊंगा नहीं। सवाल ये उठा कि नीतीश राणे बयान देने के बाद बचे कैसे हैं, क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, न सरकार की तरफ से, न पार्टी, न संगठन की तरफ से? अगर है तो पब्लिक डोमेन में नहीं है कार्रवाई सर। देखिए, नीतीश राणे एक बहुत ही कट्टर हिंदुत्ववादी इस प्रकार के हमारे एमएलए है। क्या वो पार्टी लाइन से मैच करते हैं? तो मैं बता रहा हूँ, आप पूरी बात सुन लीजिए। पार्टी तो हिंदुत्ववादी है ना, हम हिंदुत्व विरोधी थोड़ी है, हम कांग्रेस थोड़ी है। हम तो डंके की चोट पर कहते हैं जी हम हिंदुत्ववादी है, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जहाँ तक नीतीश राणे जी का सवाल है, एक कट्टर हिंदुत्ववादी है। वो जो सकल हिंदू संगठन है उसके साथ लगातार वो काम करते हैं, हिंदुओं का जागरण का काम करते हैं। कुछ बयान उनके निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता, और मैंने भी उसका समर्थन नहीं किया है। उन्होंने भी उसके ऊपर सफाई बाद में दी है कि मैं इस प्रकार नहीं कहना चाहता था। उनके पिताजी जो बहुत वरिष्ठ नेता है नारायण राणे जी, उन्होंने भी ये बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस प्रकार का बयान नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ गलत बयानबाजी हुई, हमने व्यक्ति कौन है नहीं देखा, हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए उनके ऊपर एफआईआर किया है। मेरा सवाल इतना ही है कि जब इस प्रकार से कोई कार्रवाई होती है या इस प्रकार की बयानबाजी आती है तो उसके ऊपर एक बड़ी इकोसिस्टम तैयार हो जाती है। हम कार्रवाई तो करते हैं, पर देश भर में कोई तमिलनाडु में बोलता है कि सनातन को मिटा देना चाहिए, कोई केरला में बोलता है कि सनातन का मुर्दा गिराना चाहिए। इसके ऊपर कहीं कार्रवाई होती नहीं, इसके ऊपर कोई बोलता नहीं है, इसके ऊपर कोई डिबेट भी नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि न्याय सबके लिए सरीका होना चाहिए। न्याय आप अलग अलग रूप से नहीं कर सकते। अगर उधर एक इकोसिस्टम काम कर रहा है सर, जो सनातन पर बयान देने वालों पर कार्रवाई नहीं कर रहा, तो क्या नीतीश राणे भी एक इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है जो इस तरीके से हेट स्पीच दे रहे हैं? देखिए, हमने तो कार्रवाई की। नीतीश राणे हमारी पार्टी के एमएलए होने के बावजूद हमने उन पर एफआईआर किया, और एक नहीं 2 बार एफआईआर किया, सवाल ही नहीं। यहाँ कानून का ही राज चलता है, यहाँ कानून से ही हम काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नीतीश राणे को हिंदुत्व की बात करने से रोके, हम नहीं रोकेंगे। नीतीश राणे के बयान के जवाब में एआईएमआईएम ने एक रैली का आयोजन किया। इम्तियाज जलील उसके पुरोधा बने, वारिस पठान उसमें शामिल थे। लेकिन मुंबई की सड़कों पर तो वो आए, उस बाउंड्री में घुस नहीं पाए। लाठीचार्ज की तस्वीरें हमने देखी सर। देखिए, अल्टीमेटली मुंबई में कौन से रोड पर आंदोलन हो सकता है और कौन से रोड पर नहीं हो सकता, इसका नियम हाई कोर्ट ने एक अपने जजमेंट में दिया हुआ है।
तो जिन रोड्स पर वो जा सकते हैं उस पर हमने उनको अलाउ किया। हम चाहते तो उनको संभाजीनगर में रोक देते। अगर उनको प्रदर्शन करने से रोकना था तो उनकी गाड़ी संभाजीनगर के बाहर ही नहीं आती, हम रोक के रख देते। हमने ऐसा नहीं किया। सबको प्रदर्शन करने का अधिकार है, उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। जहाँ तक लिमिट थी वो लिमिट तक हमने उनको आने दिया। उनकी इच्छा थी कि कोई बहुत वरिष्ठ अधिकारी आकर हमारा डेलीगेशन हमारा निवेदन ले, तो हमारे विभागीय आयुक्त के स्तर के, संभागीय आयुक्त के स्तर के व्यक्ति ने जाकर डेलीगेशन लिया। लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद यहीं पर मुझे रैली करनी है, मैं नहीं करने दूंगा। जब तक मैं गृह मंत्री हूं मैं नहीं करने दूंगा। उस रैली के दौरान भी कई हेट स्पीच के मामले, कई नारे सामने आए थे। हाँ बिल्कुल, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, एफआईआर हो रही है 100% बिल्कुल होगा। ये सहन करने का कोई कारण ही नहीं है। आप जब ये कहते हो कि किसी ने हेट स्पीच दी है और उसके लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं और उससे भयानक आप वहां पर हेट स्पीच दोगे, क्यों स्पेयर करेंगे? ये कांग्रेस की सरकार थोड़ी है जो तुष्टिकरण करेगी, ये बीजेपी की सरकार है। हम नहीं करेंगे तुष्टिकरण, हम उनको बिल्कुल उनके ऊपर एफआईआर दाखिल करेंगे। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा सर क्योंकि ये जब वो पहली रैली आई थी तो एआईएमआईएम के एक जनरल सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने एक अपने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिस वीडियो को हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में दिखाया भी था। उसके बाद इम्तियाज़ जलील एक पोस्ट करते हैं, कहते हैं कि तुम मुझे सबूत दो तो वरना मैं तुम्हें एक लीगल नोटिस भेजूंगा। तो चूंकि हम लोगों की ताकत है हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करके हम लोगों ने वो दिखाई। तो आगे खैर आगे तो उनकी बातें सामने नहीं आई हैं। तो यही पक्ष हमारा जानने का कि हेट स्पीच को लेकर महाराष्ट्र सरकार क्या करती है, और इसलिए दोनों पैमाने हमने तय किए, जो एआईएमआईएम के नेता कहते हैं वो भी, एक नीतीश राणे भी। एक और मुद्दा है जिसके बारे में चर्चाएं हैं, और चूंकि आपने पोलराइजेशन का शब्द का इस्तेमाल किया, वो पोलराइजेशन करने की कोशिश है वक्फ संशोधन बिल को लेकर के। देवेंद्र फडणवीस का या महाराष्ट्र सरकार का क्या स्टैंड है? महाराष्ट्र सरकार पूरे तरीके से वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करती है। ये बिल न मुस्लिमों के खिलाफ है, न वक्फ की प्रॉपर्टी के खिलाफ है। वक्फ के नाम पर जिन्होंने ज़मीनें लूटी है, वक्फ के नाम पर जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टियां तैयार की है, वक्फ के नाम पर लोगों की प्रॉपर्टियों को गलत तरीके से छीना है, ये उनके खिलाफ बिल है। ये वक्फ में ट्रांसपेरेंसी लाने का बिल है। और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, मैंने स्वयं महाराष्ट्र में देखा है, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी मैंने वो घोटाला निकाला था। महाराष्ट्र के सारे कांग्रेस के नेताओं ने वक्फ के नाम पर ज़मीनें अपनी इंस्टीट्यूशंस के लिए ले ली, अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी में ले ली। वक्फ की सारी ज़मीनें खा गए। वक्फ की ज़मीन बोलकर किसी भी ज़मीन पर नाम लगा देना और उसके बाद वक्फ बोर्ड से एक रिजोल्यूशन करके उस ज़मीन को अपनी संस्था के, अपने व्यक्तिगत रूप से खरीद लेना, इसका एक बहुत बड़ा घोटाला कांग्रेसियों ने किया। ये जो घोटाला ये लोग करते थे, अब ये वक्फ का बिल आएगा तो ये घोटाला नहीं कर पाएंगे। एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। जो अल्लाह के नाम पर ज़मीन दी है वो वक्फ की ज़मीन होगी, और जो ज़बरदस्ती लेने की कोशिश हुई है, घोटाले के लिए कोशिश हुई है, वो ज़मीन बिल्कुल उसमें से मुक्त होगी। आप कह रहे हैं सर संशोधन बिल से इंसाफ मिलेगा, जो विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का हक मार दिया जाएगा। देखिए, उनको मुसलमानों के हक से कोई लेन देन नहीं है। अगर मुसलमानों की चिंता कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को होती तो इतने साल उन्होंने शासन किया, अरे 1% तो मुसलमान सुधर जाता, उसका आर्थिक स्तर 1% तो सुधर जाता। वो तो नीचे नीचे ही गया, उसकी हालत तो खराब ही हुई। वो तो पंक्चर वाला ही बना ना, इंडस्ट्रियलिस्ट थोड़ी बना। वो तो पेचकस लेकर ही घूम रहा है ना, उसने मोटर गाड़ी बनाने का काम तो शुरू नहीं किया। क्योंकि ये सारी पार्टियां चाहती है मुसलमान गरीब रहे, मुसलमान पिछड़ा रहे, मुसलमान को कम्युनल हम बनाए, ताकि अपनी रोटियां हम सेक पाए। ये मुसलमानों को न वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ मालूम है, न इस एक्ट के बारे में मालूम है। बड़े लोगों को मालूम होगा, जनरल व्यक्ति को कुछ मालूम नहीं है। उनके नाम पर अपनी रोटियां सेकने का कार्यक्रम ये कांग्रेस और सारी पार्टियां कर रही है। एक सोशल मीडिया पर बड़ा कैंपेन के रूप में चल रहा है सर, लोग वक्फ संशोधन बिल को लेकर ही पूछ रहे हैं कि अगर एक सेक्युलर देश में किसी और धर्म के पास ऐसा कोई बोर्ड नहीं है कि वो जहां उंगली रख दे वो जमीन उसकी हो जाती है, तो एक धर्म विशेष के पास ये अधिकार क्यों? क्या ये बाकी के लिए इनजस्टिस नहीं है? देखिए, बात तो ये सही है, और इसीलिए हम लोग तो यूनियन मतलब यूसीसी की बात क्यों करते हैं?
हम उसी लिए करते हैं, क्योंकि यूसीसी आएगा समान तो वक्त नागरिक खत्म हो जाएगा। देखिए, समान नागरिक कानून का अर्थ क्या है? धर्म के नाम पर अलग अलग प्रकार के कानून नहीं होने चाहिए, देश में एक कानून चलना चाहिए। और आज गोवा उसका उदाहरण है। गोवा में सबसे पहले समान नागरिक कानून आया और उसके तहत आज गोवा, जहां माइनॉरिटी इतने बड़े पैमाने पर है, कोई कंप्लेंट नहीं करता, किसी कंप्लेंट नहीं है। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि केवल धर्म के नाम पर इस प्रकार के कंसेशंस लेना ये बहुत गलत बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी भी धर्म को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, हर एक को अपना धर्म वो ठीक तरीके से पाले, इसकी पूरी आज़ादी है। उनकी जो रिचुअल्स है उसकी पूरी आज़ादी है। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है जो उनको बिलोंग करती है उसको प्रोटेक्ट करना, ये भी मैं ऐसा मानता हूँ उनका अधिकार है। लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी मेरी है, मैं उंगली रख दूँ वो प्रॉपर्टी मेरी है, पूरा गांव मेरा है, ये नहीं चलेगा। वक्फ पे सर हम लोगों ने रिपोर्ट की तो अब दिल्ली में ऐसे कई मामले सामने आए और हाल ही में आपने अगर सुना हो तो दिल्ली के 6 मंदिरों पर वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया। एक शमशान घाट भी वहाँ पर है, कूड़ागर भी वहाँ पर, इसमें दावा ठोका गया। हम लोगों के रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी वहाँ पहुँचे तो वहाँ की जो कमेटी के सदस्य थे वो कागज़ लेकर तैयार थे कि प्रॉपर्टी पुश्तैनी हमारी है, वक्फ को चैलेंज वो कर रहे हैं। कैसे मामले महाराष्ट्र के अंदर भी हैं? महाराष्ट्र में भी ये बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। कई जगह पर, अब सोलापुर जैसी जगह, सोलापुर में जहाँ लोग बैठे हुए हैं सालों से, 40 सालों से, एक दिन में वक्फ बोर्ड ने सारी ज़मीन अपने नाम से कर ली और वो सारे बेचारे लोग अब बड़ी तकलीफ में। तो ये सारी चीज़ें हर जगह हमको होती हुई दिखाई पड़ती है। और विशेष रूप से कांग्रेस की सरकार ने उस समय जिस प्रकार से वक्फ के बिल में संशोधन किया, उस संशोधन के कारण इस प्रकार की ताकत उन्होंने दे दी कि आपकी मेरी ज़मीन पर किसी भी दिन वो कोई एक डॉक्यूमेंट तैयार करते और उस डॉक्यूमेंट को दिखाकर अपना कब्जा कर लेते। तो ये बहुत गलत बात है। देखिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और वो ट्रांसपेरेंसी लाने का प्रयास ये वक्फ का बिल यहाँ पर ला रहा है। ठीक है, अब मैं बदलापुर के बारे में बात करना चाहता हूँ सर। बदलापुर का जो मुख्य आरोपी है, पुलिस की गोली से उसकी मौत हो जाती है। कोर्ट भी सवाल आपसे पूछता है कि एनकाउंटर की थ्योरी जो पुलिस दे रही है वो सही कोर्ट को नज़र नहीं आ रही है। आपका टेक क्या है बीइंग अ डिप्टी सीएम? देखिए, पहली बात तो ये है कि बदलापुर के केस में आरोपी को हमने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद सारी प्रोसेस करके रिकॉर्ड टाइम में हमने चार्जशीट भी दाखिल की और हम लोग ये चाहते थे कि तुरंत केस शुरू हो और इस प्रकार के क्रिमिनल को हम लोग सजा दिलाए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि रूल ऑफ द लॉ शुड प्रिवेल। महाराष्ट्र इसी प्रकार का राज्य है जहाँ पर हम लोग लोगों को कानूनन सजा देना चाहते हैं। ये बात अलग है, लोगों का सेंटिमेंट होता है कि इंस्टेंट सजा मिले, लेकिन इसमें सरकार नहीं गई। सरकार ने सारी कार्रवाई पूरी की। अभी जो घटना हुई, इस घटना में ये जो आरोपी था, इसकी 3 बीवियाँ थी। इसकी एक बीवी ने सेक्सुअल असॉल्ट का केस इसके ऊपर मैं बस बीच में एक चीज बताऊंगा, जो आप लोगों के सेंटीमेंट की बात कर रहे हैं कि इंस्टेंट न्याय मिले, क्या डिप्टी सीएम इस भावना से सहमत हैं, सही मानते हैं? देखिए, इंस्टेंट न्याय मिले ये भावना सही है, लेकिन उसका जरिया कानूनन होना चाहिए, गैर कानूनी जरिए से नहीं। हम लोगों को हमारी सिस्टम्स को और फास्ट करना पड़ेगा। तो ये जो कुल मिलाकर ये जो सेक्सुअल असॉल्ट का उसकी वाइफ ने जो कंप्लेंट दाखिल की, तो उसके चलते उसको तफ्तीश के लिए ले जा रहा था, इंक्वायरी के लिए। और ऐसे समय उसने हमारी पुलिस वाले की बंदूक को छीनकर उसके ऊपर गोली चलाई। पुलिस को गोली लगी है, पुलिस भी जख्मी है। तो ऐसा कोई करता है तो पुलिस हाथ जोड़कर उसको नहीं कह सकती कि भाई ये बहुत गलत है, अभी आपने ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कानून में नहीं बैठता है, आप शांति से बंदूक वापस कर दीजिए, आप शांति से बैठे रहिए, कोर्ट ने आपको आदेश। ऐसा नहीं होता है। उसने गोली चलाई तो गोली चलानी पड़ेगी। अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने गोली चलाई, कोई गलत काम थोड़ी किया पुलिस ने गोली चलाई, उसकी मृत्यु हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से इसको फेक एनकाउंटर वगैरह कहना बिल्कुल गलत बात है। ये दिस नॉट अ फेक एनकाउंटर। जहाँ तक कोर्ट का सवाल है, कोर्ट में किसी ने एक PIL दाखिल की है, कोर्ट के सामने तो कोई मटेरियल ही नहीं है। कोर्ट ने तो कुछ टिप्पणियाँ की है। देखिए, कोर्ट जो कहता है वो महत्वपूर्ण नहीं होता, व्हाट इट पेन्स डाउन, वो क्या लिखता है ये महत्वपूर्ण होता है। और कोर्ट ने अपने लिखित
जो भी ऑर्डर होता है उसमें कोई टिप्पणी इस प्रकार की नहीं की है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से इसको प्रोजेक्ट करना ये भी सही नहीं है। हमला हुआ तो उसका जवाब दिया गया। ये परसेप्शन सर फेक एनकाउंटर वाला जो नैरेटिव है इसलिए भी स्ट्रांग होता है कि जो टीम बनाई गई थी अक्षय शिंदे के लिए उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनकी हिस्ट्री रही है ऐसे एलिगेशंस की। नहीं जी, ऐसा है कि जो टीम आप देखिए और उसमें एक व्यक्ति के ऊपर पिछले समय कुछ आरोप लगे, लेकिन ऐसे कई बार होता है, कई पुलिस के लोग हैं जिनके ऊपर आरोप होते हैं। आप जब कोई भी इस प्रकार का काम करते हैं तो वहाँ की लोकल टीम को ही आप काम देते हैं, ये कोई बाहर से तो आप लोग ला नहीं सकते हो। तो जो टीम थी उस टीम के लोगों ने इसको किया हुआ है। ऐसा कोई जानबूझकर तय करके ये व्यक्ति है, इसी व्यक्ति को यहाँ लाना है, ऐसी कोई उसमें मंशा नहीं थी। तो ये ठोको नीति सही है पुलिस की, इसमें कोई एतराज नहीं है आपको? नहीं, ठोको नीति तभी सही है जब सामने वाला ठोकने की कोशिश करे। सामने वाला ठोकेगा तो ठोकेंगे ही ठोकेंगे, अदरवाइज नहीं। ये ठोको नीति में हम बिलीव करते नहीं, फेक एनकाउंटर में हम बिलीव करते नहीं। वी बिलीव इन रूल ऑफ द लॉ। लेकिन जब ये एनकाउंटर हुआ सर, मैं सिर्फ एनकाउंटर कहूँगा, फेक है या नहीं है ये कोर्ट तय करेगा, आपकी जो जांच समिति वो तय करेगी। उसके बाद पोस्टर लगे हैं, पोस्टर में आपके हाथ में बंदूक भी दिखाई गई, खुद मुख्यमंत्री साहब के तस्वीर के साथ पोस्टर लगे गए। देखिए, तो ग्लोरिफिकेशन किया गया। मैं आपको एक बात कहता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मेरा अपना मानना है कि इस प्रकार की घटना का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ साथ आप एक बात ध्यान में रखिए कि आज सोशल मीडिया की जो कम्युनिटी तैयार हुई है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। हमको ठोकती है तो ऐसा ठोकती है कि हमारा सच झूठ भी हम बता नहीं सकते, इतना हमको ठोकती है। और कभी सिर पर ले लेती है तो पता नहीं कहाँ से हमारे कौन से AI के फ़ोटो भी तैयार करती है, कौन से ड्रेसेस हमको पहना देते हैं और क्या क्या हमको दिखाते हैं, और उसके ऊपर हमारे पोस्टर्स भी वो लोग तैयार कर देते। मैं ऐसे पोस्टर्स का समर्थन नहीं करता, मैं ऐसी घटनाओं का समर्थन नहीं करता। मजबूरी के तहत इस प्रकार की घटना घटी है, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। क्या उत्तर प्रदेश से प्रेरित है? दो चीज़ें महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रही हैं, और जिस सोशल मीडिया का जिक्र आपने किया वहीं पर थियरी है कि बुलडोजर मॉडल भी अडॉप्ट किया गया उत्तर प्रदेश से, आदित्यनाथ योगी के जो द्वारा किया जाता है, और ठोको नीति की प्रेरणा भी वहीं से है जो एनकाउंटर हुआ। देखिए, उत्तर प्रदेश से प्रेरणा लेने लायक बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा राम मंदिर बना है, उसकी प्रेरणा हम लोग लेंगे, ठोको नीति की प्रेरणा थोड़ी लेंगे। उत्तर प्रदेश आज जिस प्रकार से विकास कर रहा है हमको बहुत खुशी होती है। एक समय हम ही विकास करते थे, अब उत्तर प्रदेश भी विकास कर रहा है, वहाँ नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, हम उन नए एयरपोर्ट की प्रेरणा लेंगे। उत्तर प्रदेश में आज जो विकास का कार्य होगा उससे हम प्रेरणा लेंगे। ये सारी चीज़ें प्रेरणा लेने लायक चीज़ें थोड़ी है। जो चीज़ों से प्रेरणा लेनी है वही चीज़ों से हम प्रेरणा लेंगे। बाकी आप एक बात समझ में लीजिए, महाराष्ट्र बहुत आगे है, देश का नंबर 1 का राज्य है, इसलिए महाराष्ट्र को कुछ चीज़ें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। अभी आपने डेवलपमेंट की बात की सर, तो महायुति सरकार में जो डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो अब आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोगों को बताएंगे कि पिछले 2.5-3 साल में कितना कुछ किया? देखिए, चूंकि हम मुंबई में बैठे हैं जी, तो मुंबई का तो चेहरा हमने बदल दिया। आज मुंबई का कोस्टल रोड हो, मुंबई का अटल सेतु हो, मुंबई की मेट्रो हो, मुंबई की अंडरग्राउंड मेट्रो हो, मुंबई का न्यू एयरपोर्ट हो, मुंबई में झोपड़पट्टी पुनर्वास की योजनाएं हो, कई चीज़ें हैं कि जिससे मुंबई का हमने चित्र बदला। आज नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे से 14 जिलों का चित्र हमने बदला। जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया है, विशेष रूप से हमारी सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई की जो योजनाएं की है, 55 TMC पानी जो समुद्र में बहकर जाता था उसको गोदावरी में लाकर मराठवाड़ा को अकाल मुक्त करने का हमारा जो काम शुरू हो रहा है वो सबसे, मैं ऐसा मानता हूँ, महत्वपूर्ण है। या 62 TMC पानी जो बहकर समुद्र में जाता था विदर्भ में गोसीखुर्द के नीचे से, 500 किलोमीटर नहर तैयार करके उसको अकाल के क्षेत्र में लाकर विदर्भ को अकाल मुक्त करने का हमारा जो कार्य, ऐसे कई कार्य मैं गिनाता रहूँगा तो शायद आधा घंटा मुझे उस पर ही बोलना पड़ेगा। मैं तो सवाल पूछना चाहता हूँ, 2.5 साल उद्धव ठाकरे जी की, शरद पवार जी की सरकार थी, एक वन सिंगल आइकॉनिक प्रोजेक्ट वो दिखा दे कि 2.5 साल में हमने इसकी शुरुआत की। चलो हो नहीं सकता 2.5 साल, शुरुआत की, इतना भी दिखा दे। उनके खाते में क्या है? हमने शुरू हुए जितने विकास कार्य हैं उनको रोकने का काम उन्होंने किया। बस वही उनकी जो एक प्रकार से अचीवमेंट है,
तो हमने मेट्रो को रोका, हमने कोस्टल रोड को रोका, हमने अटल सेतु को रोका, हमने सी ब्रिज को रोका। ये रोकने का ही काम उन्होंने किया है। हमने लोगों को दिखा दिया सरकार करना चाहती है तो सरकार क्या कर सकती है। सर, अगर डेवलपमेंट के इतने शानदार प्रोजेक्ट्स मौजूदा सरकार ने किए हैं तो फिर ये मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना या अप्रेंटिसशिप में जो आप स्टाइपेंड दे रहे हैं, इन योजनाओं की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या लोकसभा के नतीजे जैसे विधानसभा में ना आ जाएं इसलिए योजनाएं आई? अगर सिर्फ डेवलपमेंट पर भरोसा है तो नहीं, ऐसा है कि डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल सेक्टर की योजनाएं भी करनी पड़ती है। जैसे हम लोग चुनकर आए, लोकसभा से पहले हमने लेक लाड़ की योजना शुरू की। लोकसभा से पहले हम लोगों ने महिलाओं को 50% कंसेशन देने का निर्णय लिया। तो ऐसा नहीं कि लोकसभा के बाद ही ये निर्णय लिए गए हैं। लोकसभा, देखिए जो लाडली बहना योजना है ना, जिस अच्छे तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको मध्य प्रदेश में कंसीव किया और इम्प्लीमेंट किया, इससे हम बहुत इम्प्रेस हुए। हमने शिवराज जी से बातचीत की, हमारे मुख्यमंत्री जी ने शिवराज जी से बातचीत की, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको समझा और हमारे मुख्यमंत्री जी का और हमारा सबका ये मानना था कि हमने इस योजना को महाराष्ट्र में भी शुरू करना चाहिए, इसलिए इस योजना को हमने शुरू किया। और मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत सफलता के साथ हम इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं। संक्षेप में एक छोटा सा सवाल से इससे जुड़ा हुआ, ये मुख्यमंत्री जी की जो लाडली बहन योजना है किस नाम से आगे चलेगी? क्योंकि 3 लोग हैं इस वक्त जिनके नामों से इस योजना को जाना जा रहा है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवा भाऊ और अजित पवार, जो कि पिंक जैकेट उनकी बड़ी फेमस हो रही है इस तरह पे। देखिए, किसी भी सरकार का प्रमुख वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं। कोई भी योजना तैयार होती है उसका क्रेडिट केवल और केवल मुख्यमंत्री जी का होता है और योजना चलेगी तो मुख्यमंत्री जी के नाम से ही चलेगी। एक और सवाल सर, और ये सवाल सोशल मीडिया से उठाया गया है। जब हम लोगों ने बताया कि आप सेशन में रहेंगे तो लोगों ने पूछा कि विधानसभा चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस अपना रोल क्या देखते हैं? पहली बात तो ये कि राज्य में देखते हैं कि केंद्र में देखते हैं? देखिए, देवेंद्र फडणवीस जिस पार्टी को और जिस विचार को बिलोंग करते हैं उस विचार में और उस पार्टी में व्यक्ति अपना निर्णय नहीं लेता, पार्टी उसका निर्णय लेती है, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड उसका निर्णय लेती है। तो पार्टी जहाँ कहेगी वहाँ मैं काम करूँगा। और मैं जहाँ तक राजनीति समझता हूँ तो पार्टी मुझे महाराष्ट्र में काम करने को बोलेगी, लेकिन मेरा ये पक्का है पार्टी महाराष्ट्र में रहने को बोले यहाँ अच्छा काम करूँगा, पार्टी दिल्ली में काम करने को बोले वहाँ अच्छा काम करूँगा, या पार्टी बोलेगी देवेंद्र भाई तुम्हारा काम हो गया अब अपने घर नागपुर चले जाओ तो नागपुर चला जाऊँगा। दिल्ली या मुंबई को लेकर आपने अपनी बातें प्रकट की, ऐसे ही ख्याल आपके पद को लेकर भी हैं कि अगर सरकार बनती है 100% तो पद कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता? पद क्या होता है जी, पद कोई बड़ी बात नहीं होती। आदमी में ताकत हो तो जिस पद पे बढ़ जाता है उस पद को महान कर देता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र फडणवीस जी के इस मंच पर आने के लिए और बेहतर तरीके से साहब को इसे अपनी हर बात को बताने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी जी मीडिया के सीईओ करण अभिषेक सिंह जी को, जो कि पूरे जी मीडिया परिवार की तरफ से देवेंद्र फडणवीस जी को एक मोमेंटो प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र फडणवीस जी, आपने हमारे मंच की शोभा बढ़ाई, अपने विचार हम सभी के साथ साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया और जोरदार तालियां हो जाए देवेंद्र फडणवीस जी के लिए। देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर खूप आरोप होत आहेत की देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यामध्ये जातीपातीचं विष कालवलं. अहो, पण राज्यामध्ये जातीपातीचं विष कोणी कालवलेलं आहे हे आता उघड उघड सगळ्यांना समजायला लागलेलं आहे. ज्या देवेंद्र फडणवीसांनी मराठ्यांना आरक्षण दिलं, कोर्टामध्ये ते टिकवलं, मराठा समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ सुरू केलं, सारथी सारख्या योजना सुरू केल्या, त्याच देवेंद्र फडणवीसांना खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करणं हा खरं तर कृतज्ञपणा आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातला सामाजिक सलोखा कायम राहावा यासाठी नेहमीच प्रयत्न केलेले आहेत आणि पुढे सुद्धा ते तेच करणार आहेत. मात्र शरद पवारांनी उभी केलेली मनोज जरांगे सारखी भूत या राज्यामध्ये दुही निर्माण करण्याचं आणि फूट पाडण्याचं काम अगदी नेटानं करत आहेत, ते सुद्धा तुतारी फुंकून. या व्यतिरिक्त लबाड लांडगे कोल्हे आहेतच. ते अमोल कोल्हे थाटात एकीकडे छत्रपती संभाजी महाराज यांची भूमिका नाटक आणि सिनेमामधून करतात, मात्र हेच कोल्हे धूर्त बनून असं विधान करतात की औरंगाबाद शहराला
आपल्याला संभाजीनगर हे नामांतर करण्याची गरज काय आहे? ज्या छत्रपती संभाजी महाराज यांची भूमिका करून या माणसानं स्वतःच्या तुंबड्या भरून घेतलेल्या आहेत, तोच म्हणतो की संभाजीनगर हे नाव देण्याची गरज काय आहे? हा अमोल कोल्हे इतरांना शिवप्रेमाचे धडे शिकवतो, मात्र हाच प्रभू शिवरायांच्या गड किल्ल्यांवर जाऊन प्रणय गीत आणि प्रणय दृश्य चित्रित करतो. वा रे वा, यांचा बेगडी शिवप्रेमाचा हा बहाणा. या असल्या लोकांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका करावी एवढी यांची पात्रता सुद्धा नाहीये मित्रांनो. मध्यंतरी आम्ही आमच्या युट्यूब चॅनलवर म्हणजेच आपल्या लाडक्या महाप्रपंच या युट्यूब चॅनलवर देवेंद्र फडणवीस यांची एक मुलाखत सादर केली होती. त्या मुलाखतीच्या व्हिडिओच्या कमेंट मध्ये एका जणानं अत्यंत अभद्र अशी टिप्पणी केलेली आहे. या विकृत व्यक्तीचं आडनाव राऊत असं आहे आणि या विकृताचं म्हणणं असं आहे की ज्याला कोणाला देवेंद्र फडणवीस आवडतात त्याने देवेंद्र फडणवीसांना आपल्या घरी घेऊन जावं आणि आपल्या बायका आणि आई बहिणींसोबत झोपवावं. किती नीच वृत्ती आहे, किती नीच प्रवृत्ती आहे आणि किती थर्ड क्लास मनोवृत्ती आहे. अर्थात आडनावात राऊत आहे त्याच्यामुळे हा आया बहिणींबद्दल असं घाणेरडच बोलणार. मित्रांनो, आम्ही असल्या घाणेरड्या कमेंट खरं तर आमच्या चॅनलवर अजिबातच ठेवत नाहीत, मात्र ही कमेंट आम्ही मुद्दाम ठेवलेली आहे. त्याचं कारण असं आहे की लोकांना सुद्धा कळावं की आपला समाज किती थर्ड क्लास लोकांनी भरलेला आहे. राऊत नावाच्या या विकृत व्यक्तीचं म्हणणं आहे की ज्यांना देवेंद्र फडणवीस आवडतात त्यांनी त्यांना घरी घेऊन जावं आणि आपल्या लेकी बाळींसोबत झोपावं. हा ज्यांची तळी उचलतो त्यांना घरी घेऊन जात असेल का हो? ही राग येण्यासारखी, संताप येण्यासारखी गोष्ट नाहीये का? आणि असल्या लोकांचं जर एन्काउंटर होत असेल तर मग त्यासाठी गळा का काढायचा? आम्ही ती कमेंट तशीच ठेवणार आहोत, कारण लवकरच आमच्या वकिलांचं पॅनल राऊत नावाच्या या विकृताचा लवकरच समाचार घेतील. सोशल मीडियावर व्यक्त होत असताना आपण भान ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे. आपल्याही घरात आया बहिणी आहेत. जसं आपण आपल्या आया बहिणींचा आदर करतो तसाच इतरांच्याही आया बहिणींना आदर द्यायला पाहिजे. इतरांच्या आया बहिणींबद्दल घाणेरडी भाषा वापरणाऱ्यांना छत्रपती शिवराय आणि छत्रपती शंभूराजे यांचं नाव घेण्याचा देखील अधिकार नाही. हे सगळं कुठून सुरू होतं माहितीये तुम्हाला? जेव्हा मनोज जरांगेंसारखे तुतारीबाज, सुपारीबाज छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्या खाली बसून आया बहिणींवरून लोकांना शिव्या देतात आणि त्यांचे तंबाखू चोळणारे आणि पचपच थुंकणारे त्यांचे समर्थक त्यावर हसतात, टाळ्या पिटतात. तिथून ह्या गोष्टीला जास्त हवा मिळते आणि अनेकांना असं वाटून जातं की आपण सुद्धा जर एखाद्याच्या आया बहिणीवरून शिव्या दिल्या तर काही होणार नाही. मात्र असं नसतं मित्रांनो. नियतीचा खेळ खूप कठोर असतो. कधी कुठून कसा दणका पडेल ना सांगता येत नाही. आपल्या धर्म आणि शास्त्रांमध्ये सुद्धा हेच सांगितलेलं आहे, जसे कर्म कराल त्याप्रमाणेच तुम्हाला फळ मिळणार आणि त्याप्रमाणेच नियती तुमच्या सोबत वागणार. म्हणूनच तर धर्म आणि शास्त्र जास्तीत जास्त लोकांना यथोचित समजावा यासाठीच प्रपंच परिवाराने हिंदू प्रपंच हे नवकोरं युट्यूब चॅनल चालू केलेलं आहे, ज्यावरून धर्म आणि शास्त्र यांवर आधारित शास्त्रीय आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेले व्हिडिओज आम्ही वेळोवेळी सादर करतोय. त्या युट्यूब चॅनलची लिंक या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे. त्या लिंकला क्लिक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, चॅनलवरचे व्हिडिओज बघा. हिंदू प्रपंचच्या धर्माचा प्रसार आणि प्रचार या मोहिमेमध्ये तुम्ही स्वतः सहभागी व्हा, इतरांना सुद्धा सहभागी करून घ्या. आपली एकजूट हेच आपलं अस्तित्व. जातीपातीच्या पलीकडे जाऊन एक हिंदू म्हणून विचार करायला सुरुवात करा. अजून जर महाप्रपंच या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करून घ्या. बेल आयकॉन सुद्धा प्रेस करा, म्हणजे राजकीय विश्लेषणाचे आमचे नवनवे व्हिडिओ सगळ्यात अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. मित्रांनो, देवेंद्र फडणवीस यांची आजची ही मुलाखत तुम्हाला कशी वाटली यावर तुमचं काय मत आहे हे आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. आमचा कमेंट बॉक्स तुमच्या प्रतिक्रियांसाठी नेहमीच आतुर असतो, तेव्हा पटापट कमेंट करायला सुरुवात करा. राजकीय बातम्या, राजकीय घडामोडी आणि राजकीय अपडेट्स रंगतदार पद्धतीने जाणून घेण्यासाठी बघत रहा महाप्रपंच. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, जय शिवराय, जय शंभूराजे, जय भवानी, भारत माता की जय, जय श्रीराम.